शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज अहम मंत्रालयों के सचिवों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए रिफॉर्म की रफ्तार तेज करने पर मंथन किया जाएगा। तो इस बड़ी खबर पर पूरी जानकारी के साथ अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे इस बैठक में क्या एजेंडा है, क्या कुछ खास निकलता हुआ दिखाई दे सकता है बैठक में से? देखिए, इस बैठक के एजेंडे से पहले अगर मैं बात करूं बैठक किस माहौल में किया जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि बैठक ऐसे समय में किया जा रहा है जब कैबिनेट में बड़े स्तर पर फेरबदल की काफ़ी ज़्यादा सरगर्मी चल रही है। बैठक ऐसे समय में किया जा रहा है जब एक दिन बाद कैबिनेट की खुद बैठक होने वाली 11 बजे। वैसे में आज एक दिन पहले शाम में प्रधानमंत्री मोदी सभी अहम मंत्रालय के सचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में सबसे मुख्य फोकस इस बात पर है कि 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य की तरफ सिर्फ बातें हो रही हैं, वाकई धरातल पर कुछ काम हो रहा है क्या। इससे पहले पिछले महीने महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें मंत्रीगण थे, सचिव थे। वहां पे प्रधानमंत्री ने बोला था कि विकसित भारत के लिए एक हमें रोड मैप बनाना होगा, एक वहां पे फ्रेमवर्क बनाना होगा, उसके तहत चलना पड़ेगा। तो उसके सिलसिले में अगली चरण की बैठक यहाँ पे हो रही है और इसमें सभी सचिवों को, जो सूत्र बता रहे हैं, सभी सचिवों को 3-3 मिनट का समय दिया जाएगा। उस 3 मिनट में उन्हें बताना यह है कि उन्होंने अब तक अपने मंत्रालयों में क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए हैं और फिर ये बताना है कि आने वाले दिनों में क्या काम करने वाले हैं। रिफॉर्म की रफ्तार तेज करने के लिए वो कहाँ फोकस रखने वाले हैं। मुख्य फोकस है कि आम लोगों की जिंदगी आसान हो, सरकार की दखलंदाजी कम हो। दूसरा मुख्य फोकस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, यानी काम करने के रास्ते आसान हो, निजी निवेश बढ़ाने के रास्ते आसान हो। इसके लिए नीति आयोग के राजीव गौबा की अगुवाई में जो हाई लेवल कमेटी बनी थी उनकी सिफारिशों पर किस मंत्रालय ने कितना अमल किया, इस पर भी चर्चा होनी है। तो इस बैठक में न सिर्फ समीक्षा होगी बल्कि आगे का एक ठोस रोड मैप निकल कर आने की संभावना जताई जा रही है। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे दूसरी खबर के लिए। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर नकेल कसने के लिए उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। कमेटी ने 7 बड़ी सिफारिशें की हैं। कैसे इससे कोचिंग माफिया पर लगाम लगेगी, बता रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। छात्रों की निर्भरता कोचिंग सेंटर पर किस तरह से कम की जाए, इसके लिए सरकार ने जून 2025 में हायर एजुकेशन सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। ये कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर लिया है और कई सारी सिफारिशें कमेटी ने की है। खासतौर पर की कमेटी ने सबसे पहले कहा है कि अगर कोचिंग सेंटर को रेगुलेट करना है तो सबसे पहले इसके लिए पूरे देश में कानून लेकर के आया जाना चाहिए ताकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून पर निर्भर ना रहना पड़े। इसके साथ साथ कमेटी ने यह भी कहा है कि जो भी एग्जाम्स है, चाहे वो नीट हो, जेई हो, क्यूट हो, उसके पैटर्न में बदलाव करने की जरूरत है ताकि जो छात्र हैं उनको कोचिंग के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। जो स्कूल जा रहे हैं छात्र, उनके लिए कोचिंग की अवधि को लिमिट किया जा सकता है। उनको दिन में 2 से 3 घंटे से ज्यादा की कोचिंग नहीं दी जानी चाहिए। जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके अंदर काफी सारी पारदर्शिता लाने जाने की जरूरत है। उनको अपनी फैकल्टी के जो भी उनके मेंबर्स हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बाकी सारी क्वालिफिकेशंस भी डिक्लेयर करने की वेबसाइट के ऊपर जरूरत है। इसके साथ साथ कमेटी ने यह भी कहा कि अगर जो छात्र हैं अगर वो डमी स्कूल में जा रहे हैं तो उसके ऊपर भी रोक लगाने की जरूरत है। छात्रों के लिए बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस स्कूल में अनिवार्य की जा सकती है। खासतौर पे कि जो छात्र हैं उनको परीक्षा का काफी तनाव होता है, कई छात्र आत्महत्या भी इसके लिए कर देते हैं। तो जो कमेटी है उसने कई सारी सिफारिशें की। उनका कहना है कि छात्रों की कोचिंग के ऊपर निर्भरता पूरी तरह से इससे कम की जा सकती है। हालांकि कमेटी ने अभी अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी नहीं है, लेकिन जल्द ही कंपनी अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। उसके बाद जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं उनके ऊपर एक लगाम लग सकती है। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, अगर आप व्हाट्सएप यूजर हैं तो अब आप अपने मोबाइल नंबर को शेयर किए बिना ही अपनी जो व्यक्ति है उसके साथ चैट कर सकते हैं। जल्दी व्हाट्सएप पर यूजर नेम के जरिए आप चैट करेंगे। व्हाट्सएप ने इस नए फीचर को रोल आउट करने की शुरुआत कर दी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इससे साइबर स्कैम को भी बढ़ावा मिलेगा। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं असीम मनचंदा। व्हाट्सएप ने एक नए फीचर की शुरुआत की है। अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चैट करनी है और आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर उसके पास ना जाए
तो आप यूजर नेम के जरिए दूसरे व्यक्ति के साथ चैट कर सकते हैं। आपको एक यूजर नेम वहां पर व्हाट्सएप के अकाउंट में जाकर के बनाना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप ने इसको रिजर्व करने की ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे इसको पूरी दुनिया के अंदर रोल आउट कर दिया जाएगा और साल के अंत तक व्हाट्सएप का कहना है कि आप इस पूरे फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे। कोई दूसरा ये जो आपका जो यूजर नेम होगा ये पूरी तरह से किसी भी डेटाबेस में सर्चेबल नहीं होगा और इसके साथ साथ कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ऐसे ही कॉन्टेक्ट ना कर पाए, इसके लिए आप एक की भी सेट कर सकते हैं। लेकिन जो जानकार है उनके मुताबिक व्हाट्सएप का ये नया फीचर से स्कैमर्स को भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। स्कैमर्स आपको किसी दूसरे नाम से आपके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपके फैमिली के नाम बना करके आपके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपके स्कैम करने की कोशिश कर सकते हैं और आपको उसका नंबर भी दिखाई नहीं देगा। आप नहीं पहचान पाएंगे कि वो व्यक्ति ओरिजिनल है या नहीं है और एक बार स्कैम करने के बाद वो तुरंत यूजर नेम को डिलीट कर देगा और नया यूजर नेम वहां पर बना देगा। तो स्कैमर्स का भी एक खतरा इस व्हाट्सएप के नए फीचर के साथ शुरू हो गया। हालांकि व्हाट्सएप का कहना है कि लोगों की प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप ने ये कदम उठाया है, लेकिन इसके साथ साथ स्कैमर्स भी इसका फायदा आसानी से उठा सकते हैं। असीम बचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले के बाद एक बार फिर से दोनों बातचीत के टेबल पर लौटने को तैयार दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि दोहा में आज ईरान और अमेरिका के बीच बैठक होने वाली है। हालांकि ईरान की तरफ से अब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है। पूरी खबर जान लेते हैं, वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, जिस तरह से ट्रंप की तरफ से समझौते की बात की गई है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमले भी जारी है। आज दोहा में जिस बैठक की बात की जा रही है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये जो बैठक दोहा में होना प्रस्तावित है वो कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बैठक ऐसे समय में की जा रही है जब वीकेंड में शनिवार रविवार को हमने देखा दोनों तरफ से काफ़ी भारी गोलीबारी हुई और दोनों तरफ से ये भी कहा है कि उन्होंने सीज़ फायर का उल्लंघन किया, तो ईरान ने कहा कि इन्होंने सीज़ फायर का उल्लंघन किया। तो एक दूसरे पर सीज़ फायर के उल्लंघन के आरोप लगे, फिर रॉकेट दागे गए, एक दूसरे की तरफ से ड्रोन से हमले किए गए। तो बीच में ऐसा लगने लगा कि जो सीज़ फायर या शांति वार्ता, शांति समझौता जो हुआ था यूएस और ईरान के बीच में, वो समझौता टूट गया है क्या। लेकिन फिर अचानक से दोनों तरफ से ऐसा लगा कि दोनों ने एक दूसरे पर हमले का बदला ले लिया है और फिर हमला रुक गया है फिलहाल। लेकिन अब फिर वापस बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया, उनके ट्रुथ सोशल है, उस पर बयान आया कि ईरान ने रिक्वेस्ट किया है कि आप हमसे हमारे साथ बातचीत करिए। तो ईरान के रिक्वेस्ट पर दोहा में यूएस और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होनी है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने ऐसे भी किसी बातचीत के शेड्यूल होने से, तय होने से साफ तौर से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही कि चूंकि ईरान के बहुत सारे फंड जब्त कर रखा है यूएस ने, उस फंड को रिलीज करने के लिए एक एक्सपर्ट टीम जो है वो जाएगी दोहा, वहां बातचीत करेगी। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वापस से बातचीत पटरी पर आती हुई यहाँ पर दिख रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे से एक दूसरे की तरफ से कोई हमले नहीं हुए हैं। तो शायद ये होता है कई बार के सीज फायर होता है, शांति वार्ता होती है, तो बीच में कभी कभार ऐसे हमले हो जाते हैं। तो वही रहा हो, सीज फायर पर वापस लौट पाए, दोनों के बीच बातचीत हो। इस बातचीत होने से एक और फायदा ये हुआ कि कैसे उस शांति वार्ता के फ्रेमवर्क पे कैसे आगे बढ़ना है, इसका भी रोड मैप यहाँ से निकलकर सामने आ सकता है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर ये निकल कर आई है कि इजरायल और लेबनान के बीच में जो सीज फायर हुआ था उस पर बातचीत अब आगे बढ़ने लगी है। लेबनान के सेना प्रमुख आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस सीज फायर पर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इजरायल अपने सैनिकों को लेबनान से हटाना है। जो लेबनान इस पूरे शांति वार्ता में एक केंद्र बिंदु में था, वहाँ भी स्थिति समान होती हुई दिख रही है। तो थोड़े से राहत के आसार यहाँ पे दिख रहे हैं इस ईरान यूएस शांति वार्ता के बीच। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी पूरी जानकारी के लिए। और लक्ष्मण जी के साथ ही आज आप देख सकते हैं आवाज अड्डा, जिस पर हम खास तौर पर चर्चा करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बावजूद आखिर लड़ाई क्यों हुई और क्या 60 दिन में दोनों देश डील कर लेंगे। जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा, कभी हाँ कभी ना, शाम 7:57 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। जून सीरीज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। निफ्टी सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स की बात करें तो ये 250 पॉइंट गिरा, वहीं निफ्टी 81 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। मार्केट का पूरा अपडेट अब बता रही हैं नुपुर।
मंथली एक्सपायरी के बीच आज मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कमजोरी के साथ शुरुआत हुई। दिन के दौरान 23,900 के पार भी इंडेक्स जाते हुए नजर आया, लेकिन फिर फिसल कर 23,865 के आसपास जो है क्लोजिंग आपको नजर आएगी। कमजोरी बैंक निफ्टी में भी आ जाती हुई नजर आई, लेकिन आउट परफॉर्मेंस मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको दिखेगी। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 230 अंक ऊपर बंद होते हुए दिखा। स्मॉल कैप इंडेक्स की भी बात करें तो 200 अंक की तेजी, ऑलमोस्ट 1% ऊपर यहाँ पर आज मार्केट क्लोजिंग देखने को मिली। ब्रेथ काफी अच्छी थी, स्मॉल एंड मिड कैप स्पेशली यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग कमजोरी के साथ निफ्टी में आज हुई है। एक्सपायरी का इंपैक्ट था, तो शुरुआत करते हैं लूजर्स के साथ। सबसे पहले निफ्टी के लूजर्स में आपको जो है सबसे पहले आयशा मोटर्स नजर आएगा। ऑलमोस्ट 5% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई नजर आई। दिल्ली ईवी पॉलिसी का इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और टीसीएस देखे तो यहाँ पर भी कमजोरी के साथ ही आज कारोबार होते हुए नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ जेफरीज के अपग्रेड के बाद मारुति सुजुकी आउट परफॉर्मेंस, टॉप गेनर आज निफ्टी का। टाइटन यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर भी आज खरीदारी का माहौल बनता हुआ नजर आया। और बजाज फाइनेंस में देखें तो यहाँ पर भी 2% का अपटिक देखने को मिला। लेकिन दबाव में आईटी स्टॉक्स फिर एक बार मल्टी ईयर लोज के आसपास आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। एलटीएम ऑलमोस्ट अच्छा खासा कमजोर यहाँ पे सेशन रहा, 1000 के नीचे फिसलता हुआ। इन्फोसिस भी नजर आया, टॉप लूजर आपको दिखेगा। टीसीएस में भी कमजोरी रही और विप्रो भी देखे तो आईटी की कमजोरी यहाँ पर भी बनती हुई नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ कल भी आउट परफॉर्मेंस फार्मा सेक्टर से आती हुई दिखी थी और आज फिर से एक बार फार्मा के सारे स्टॉक्स जो है आपकी स्क्रीन पर तेजी के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आए। तो निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी थी और उसका मोमेंटम बाजार में नजर आया। चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं एसआईआर की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड के साथ साथ मेघालय में। आपको बता दें ये प्रक्रिया अगले 1 महीने तक चलेगी। इस अभियान के तहत बीएलओ यानी कि बूथ लेवल के अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। 5 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा और 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। तो क्या आप एसआईआर के लिए तैयार हैं? एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आपको क्या करना होगा, पूरी जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी विपिन भट्ट। आज से महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है और हम कह रहे हैं कि तैयार हैं आप। देखिए क्या होगा इस प्रक्रिया के अंदर। बीएलओ आपके घर आएंगे, यानी बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर पर आके विजिट करेंगे, एक फॉर्म लेकर आएंगे जो कि एक प्री फिल्ड फॉर्म होगा और इस फॉर्म के होंगे 3 अहम हिस्से। पहले हिस्से में आपका नाम, पता, फोटो, एपिक नंबर होगा। जांच करनी है, आगे बढ़ जाना है कि ये सब सही है। ये सेकंड हिस्सा इंपॉर्टेंट है। 2002 और 4 में जो पिछला एसआईआर हुआ था, क्या उसमें आपका नाम था, या उस वक्त अगर आप वोट नहीं दे सकते थे तो क्या आपके पेरेंट्स का नाम था, ये देखा जाएगा। एंड तीसरे हिस्से में आपको देखना है, आपका डिक्लेरेशन करना है, आपके हस्ताक्षर करने और आपका मोबाइल नंबर वहां होगा। अगर ये सारी चीजें अपने पते पर हैं, सही हैं, आप साइन करके दे दीजिए, आपका काम हो गया। लेकिन अगर आपका रिकॉर्ड नहीं मिला, इन दैट केस बीएलओ आपका फॉर्म तब भी ले लेंगे, लेकिन बाद में आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो मांग सकते हैं, वो आपको देने होंगे। उसके बाद जो मैपिंग है 2002 और 4 के एसआईआर से वो हो जाएगी और उसे मान्य कर लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी का रिकॉर्ड कहीं भी ना मिले तब क्या हो सकता है, तो ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वो एक नोटिस जारी कर सकते हैं। नोटिस में क्या होगा, आपसे जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड से लेकर 11 अन्य दस्तावेज, और वो बड़े आसान से दस्तावेज हैं, जिसमें राशन कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र, इसी तरह की चीजें, लेकिन वो अपने हिसाब से मांग सकते हैं। दस्तावेजों की जांच के बाद ही वो आगे का निर्णय लेंगे कि फाइनली आपका नाम उस इलेक्टोरल लिस्ट में आएगा या नहीं। और इन बातों की भी बीएलओ जब आपके घर आएंगे तो जांच करेंगे कि आप इसी पते पर रहते हैं जहां वो आपसे मिलने आए हैं, कोई शिफ्ट तो नहीं हो गया है वहां से, किसी की डेथ तो नहीं हुई इस बीच, कहीं 2 जगह तो आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और मोबाइल नंबर अपडेट करने की जरूरत है या ऑलरेडी लिस्ट में अपडेटेड है। एंड देन दोबारा विजिट हो सकती है, सूचना छोड़ी जा सकती है। इन केस अगर आप घर में ना मिले तब आप खुद भी जाके अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं और अब तो आपके लिए ऑनलाइन सुविधा भी है ऐसा करने के लिए। उसके लिए हम आपको अलग से जानकारी दे देंगे। लेकिन आगे क्या होगा, अब ये डेट्स याद रखिएगा, 30 जून से 29 जुलाई घर घर जाके सत्यापन,
5 अगस्त तक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ जाएगी, यानी कच्ची वोटर लिस्ट। आप 5 अगस्त से 4 सितंबर तक लोग दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, मेरा नाम कट गया, ये वो, या कोई चेंजेस। 7 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी और उसमें जिसका नाम होगा वो SIR में पास और आगे वोट डाल पाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री की, जिसमें अब मेक इन इंडिया का जलवा दुनिया में गूंजने वाला है। भारत में बनी कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप का पहला कंसाइनमेंट प्रधानमंत्री मोदी जापान को सौंपेंगे। ये चिप CG पावर के प्लांट में बनी है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने ग्राउंड जीरो से इसका जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। CG पावर समूह की कंपनी CG सेमीकंडक्टर के इसी प्लांट से कमर्शियल उत्पादन शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री इसी शनिवार शाम 4 बजे इस फैक्ट्री से बनी सेमीकंडक्टर चिप को जापान के बायर को हैंड ओवर करने वाले हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, क्योंकि अब भारत में बनी सेमीकंडक्टर चिप ग्लोबल बन गई है। सिर्फ जापान ही नहीं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के बायर भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। CG पावर ने CG सेमी ओसेट फैसिलिटी पर 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि ये पूरा प्लांट है वो 42 एकड़ में फैला हुआ है। अब वाकई ही साणंद है वो सेमीकंडक्टर का हब बन गया है, क्योंकि इनसे पहले माइक्रोन और केन्स टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और ये तीसरी कंपनी बनेगी। यहाँ पर अभी देखिए कि तैयारियां शुरू हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश में अनाउंसमेंट हुए और काम कर रहे कुल 12 सेमीकंडक्टर प्लांट में से 6 का निर्माण है वो गुजरात में हो गया है, जिनमें से 3 प्लांट के अंदर तो ऑलरेडी कमर्शियल प्रोडक्शन है वो शुरू हो चुका है। धोलेरा में अगले 2 साल में भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये इवेंट सिर्फ भारत के लिए नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए इसलिए महत्व होगा क्योंकि भारत का अब सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में एक बड़ा नाम होने जा रहा है। केतन जोशी, साणंद। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।